हाँ जी, नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। करें आज के इस दिन का आगाज। आप सभी प्यारे मित्रों को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ में आज की इस क्लास का आगाज करेंगे मित्रों आप सभी के साथ, और शानदार कंटेंट के साथ में हम बेहतरीन सवालों का एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है मित्रों कि पिछले एपिसोड में जो भी हम करंट अफेयर्स के 10 सवाल पढ़ते हैं, पहले हम उसका रिविज़न करते हैं और उसके पश्चात आज वाले जो हैं उन 10 सवालों का भी एनालिसिस आपके बीच करने वाला हूं। राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राजस्थान जीके को मजबूत बनाने के लिए इसी सेशन में विजय सीरीज के जो बेहतरीन सवाल है मित्रों, उन्हें भी आप लास्ट तक देखते हो। ये आपकी बहुत बड़ी एक अच्छी उपलब्धि है और आप सभी एक दिन बहुत अच्छे स्तर पर होंगे, शानदार तरीके के साथ में अपनी मंजिल को पाओगे। ये मेरा वादा है आप सबसे। इतना अच्छा कंटेंट हम पढ़ेंगे कि आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे उसमें बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ में हमारे सारे सवालों का जो जवाब है मित्रों वो होगा। एक बार सभी जितने भी साथी लोग हैं सभी से यही कहूँगा, इस लाइव सेशन को एक बार आप सभी मित्र जो है मित्रों अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। ज़बरदस्त और शानदार ये सेशन आपका होगा जिसमें हम बेहतरीन और एकदम शानदार कंटेंट के साथ में जो है मित्रों अच्छा कंटेंट हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। चलिए मित्रों, सबका स्वागत, सबका अभिनंदन है। राधे राधे, नमस्कार। एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दो। चलो भाई, कौन कौन मेरे साथ जुड़े हैं एक बार देख लेते हैं। आकांक्षा शर्मा है, कविता कुमारी है, संदीप बामणिया है, शिव है, और इसी के साथ में हमारे साथ जुड़े संजय मीणा जयपुर हैं, सुभाष चोपड़ा हैं, अनिशा स्वामी हैं। चलिए भाई, भगवती जोरवाल हैं, कांतिलाल निनामा हैं, आशुतोष पारिक हैं, साधना मीणा हैं, और भी कई सारे साथी जुड़ेंगे, मिस बाकर हैं। चलिए आप सबको राधे राधे, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है, सबका अभिनंदन है। अब मैं बिना किसी देरी के मित्रों आज की इस यात्रा को आगे बढ़ाता हूं और हम पढ़ने वाले हैं शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन को, उनकी चर्चा करेंगे हम। ठीक है मित्रों? चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा रिवीजन। उससे पहले 2 इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाया हूं मैं, वो मैं आपको बता देता हूं। दिव्य दृष्टि क्लासेज का कोई भी लाइव कोर्स या कोई भी रिकॉर्डेड कोर्स हो, अब वो मात्र आपको 151 रुपये के अंदर मिलेगा। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे सीईटी हो गया, एलडीसी हो गया, आपके सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो गया, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर हो गया, खूब सारे पेपर इसके अंदर मिलेंगे। और वो कूपन आप लगाओगे DD 151, तो आपको लाइव या रिकॉर्डेड जो कोर्स है मित्रों वो मात्र 151 रुपये के अंदर मिल जाएगा। फिर इसी के साथ में आप सभी के लिए आपके सपनों को सजाने वाली एक कॉम्बो टेस्ट सीरीज में आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसी टेस्ट सीरीज है मित्रों जो आपके टॉपिक वाइज इसमें टेस्ट पेपर है, और लगभग इसके अंदर अगर आप देखें तो मित्रों 100 से ज़्यादा पेपर इसके अंदर अपलोड हो चुके हैं, और 5000 से ज़्यादा मित्रों इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको जो है वो क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। 5000 से ज़्यादा हम टॉप MCQ PYQ को इसके अंदर देखेंगे। कल्चर, हिस्ट्री और करंट अफेयर्स तीनों सब्जेक्ट का कंटेंट इसके अंदर मिलेगा आपको, और शानदार तरीके के साथ में आपको ये कॉम्बो टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है हमारे एप्लीकेशन पर। और ये टेस्ट सीरीज मात्र आपके 51 रुपये की टेस्ट सीरीज है। तो कोई भी जो ऑनलाइन वाले जितने भी साथी लोग हैं और वो घर बैठकर अगर टेस्ट पेपर देना चाहते हैं, और राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान की कल्चर और करंट अफेयर्स, तो तीनों सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज अब आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये के अंदर। चलिए मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा रिवीजन वाला पोर्शन, और उस रिवीजन में हमारे क्या क्या सवाल थे एक बार हम उनका कर लेते हैं एनालिसिस। राजस्थान के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश से चीतों को छोड़े जाने का प्रस्ताव जारी है? बेंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में ये आपके चीते छोड़े जाएंगे। 21 मई 2026 को राजस्थान में किस स्थान पर महर्षि खीवण जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो याद रखिएगा मित्रों, ये आपके दूदू जयपुर में महर्षि खीवण जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। हाल ही में राजस्थान के क्रिकेटर मानव सुतार भारतीय टेस्ट टीम में चुने जाने के कारण चर्चा में रहे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो याद रखिएगा मित्रों, श्री गंगानगर जिले से है। 1 से लेकर 5 जून 2025 को मलेशिया में आयोजित दूसरी एशियन पैरा थ्रोबॉल चैंपियनशिप 2026 होनी है। इसका जो है मित्रों प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसके द्वारा किया जाएगा? तो राजस्थान के एक महिला व्यक्तित्व है निर्मला रावत, वो इसमें आपके मित्रों क्या करेगी? भारत का प्रतिनिधित्व। शानदार, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। 20 से 24 मई 2026 के मध्य राजस्थान के पूर्व खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया
मॉस्को रूस के 5 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, उनका संबंध किस खेल से रहा? तो भारतीय पैरा ओलंपिक जो संघ है उसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। ये भी अपने रूस के मॉस्को नामक शहर में 5 दिवसीय दौरों पर हैं और इनका संबंध किस खेल से आता है मित्रों? तो भाला फेंक से आता है। राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में WHO ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान दिया है इसको? तो हमारे राजस्थान का पूरे विश्व में अगर स्थान देखा जाए तो तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में राजस्थान पहली रैंक पर है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान विधानसभा में अभी लोगों जो है उसको परिवर्तित कर दिया है और अब उसमें किसको अपने अंकित किया है मित्रों? तो मैंने कल आपको बताया था, एक अब नवीनतम लोगों के अंदर एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष जो है मित्रों उसको अंकित किया गया खेजड़ी को, और एक राजस्थान का जो अपने पालतू पशु की श्रेणी में जो राज्य पशु है मित्रों ऊँट, इन दोनों को इसके अंदर दिखाया गया। 26 को राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी जो शेखावत है उनकी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? ये जोधपुर में, और इनकी प्रतिमा का अनावरण अपने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन था अपना, उदयपुर शहर की जो जिले हैं उनमें पानी की आवक सुनिश्चित करने के लिए और सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए किस परियोजना के तीसरे और चौथे चरण के कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं? ये आपके देवास परियोजना, जिसको मोहनलाल सुखाड़िया परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन था हमारा, राजस्थान का जो आपके ऑनलाइन जो बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम है मित्रों, अब उसको किस डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया जा रहा है? तो सूचना प्रौद्योगिकी और संचार जो विभाग है वो अपने ऑनलाइन बुकिंग मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप करने का काम कर रहा है। ये हमारे ज़बरदस्त और शानदार कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने 2 मिनट के अंदर इसको रिवीजन के रूप में पूरा कर लिया। अब मैं आपको एक शानदार बात बताने जा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल शाम को 4 बजे इस अभ्यास बैच में राजस्थान हिस्ट्री की क्लास के सेशन में ले रहा हूँ, आप भी उस सेशन को देखें। और इस अभ्यास बैच की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसा बैच है मित्रों जो आपके राजस्थान जीके का ये कॉम्बो बैच है। राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच इसलिए कह रहा हूँ कि मित्रों आप लोगों ने अब थ्योरी काफ़ी पढ़ ली है, अब थ्योरी तो पढ़ लिया आपने, लेकिन अब आपको आवश्यकता है किसकी मित्रों? प्रैक्टिस करने की। अब हमें प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तो प्रैक्टिस कैसे करें भाई? आज जो नया पैटर्न है जिसके सवाल आ रहे कथन कारण वाले सवाल, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे स्टूडेंट को। ए और आर सही है क्या? व्याख्या सही है। फिर एक क्वेश्चन ये आ रहा है कालक्रम वाले सवाल और कूट वाले सवाल। तो इस प्रकार के सवालों को अगर आप भी बेहतरीन तरीके के साथ में तैयार करना चाहते हो, और वो भी टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन मिलेंगे इस अभ्यास बैच के अंदर। इसमें अभ्यास बैच में अगर बात करूं तो राजस्थान हिस्ट्री में जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है मित्रों, ये मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पार्ट है, और आपके जो सभ्यता वाला पार्ट होगा ये तो आपको पढ़ाने वाले हैं कौन? अभिषेक सर। और राजस्थान की मिडिवल हिस्ट्री वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊँगा, और राजस्थान की कला संस्कृति भी इसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ। और राजस्थान की ज्योग्राफी का पोर्शन आपको कौन पढ़ा रहे हैं? वो पढ़ा रहे हैं आपके मोहन सर। इस बैच में 6 से 8 हज़ार के बीच में आपके क्वेश्चंस होंगे, और ये अभ्यास एक ऐसा बैच है जो मित्रों आपके लिए मात्र 151 रुपये के अंदर अवेलेबल है। बेहतरीन और शानदार कंटेंट के साथ में ये बैच है। एक बार आप इसकी डेमो क्लासेस देखें और आपको अच्छा अगर इसका कंटेंट लगे तो दिव्य दृष्टि क्लासेस के एप्लीकेशन से आप मित्रों इस अभ्यास बैच को परचेज कर सकते हो, वो भी मात्र 151 रुपये के अंदर। एक बार अगर आप पढ़ेंगे तो मैं फिर कह रहा हूँ शानदार कंटेंट के साथ में आपको यह सवाल मिलेगा, और वो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। प्रमाणिक पुस्तकें, मूल पुस्तकों पर आधारित ये आपका बैच है मित्रों, जिसका नाम रखा हमने क्या? अभ्यास बैच। और अब हम बात करेंगे मित्रों आज के सेशन की, आज के सवालों की। एक बार जितने भी तमाम साथी लोग हैं फटाफट से लाइव सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है मित्रों। अब आ जाइएगा और पहला सवाल अब हम पढ़ते हैं। 22 मई 2026 को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया गया कल। उसके मनाए जाने के विकल्प में आपको सही विकल्प का चयन करना है। आपको पता है कि 22 मई को अपने कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाते हैं, जिसको हम कहते हैं मित्रों विश्व जैव विविधता दिवस। अब ये मित्रों ये जो 22 मई को मनाया जाता है इसके पीछे क्या कारण है वो भी देखेंगे। और इस वर्ष जो ये मनाया गया तो इसकी थीम क्या रखी गई मित्रों? तो इसकी थीम रखी गई आपके एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी वैश्विक प्रभाव के लिए जो स्थानीय स्तर है हमें उस पर कार्य करना पड़ेगा। ये इसकी थीम जो है मित्रों रखी गई। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है, और आने वाले दिनों में मैं फिर कह रहा हूँ आपका ये विश्व जैव विविधता जो दिवस है मित्रों इसकी थीम आपको पूछी जाएगी, और बड़ा गजब का और शानदार सवाल है। और मैं तो कह रहा हूँ इस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी के तो फेवरेट क्वेश्चन माने जाते हैं, उसमें जरूर पूछे जाते हैं। तो वैश्विक प्रभाव के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य करना, ये अपने विश्व जैव विविधता दिवस की क्या
रखी गई थी। अगर मैं बात करूं तो ये दिवस आपके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है मित्रों, उसने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2000 में मनाए जाने की घोषणा की थी। अब ये 22 मई को जो जैव विविधता दिवस मनाते हैं, इसको मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आधिकारिक तौर पर कब की थी? तो साल 2000 में की थी। ये वाला पॉइंट भी आपके क्या आ जाता है मित्रों? करेक्ट आ जाता है। ये दिवस 22 मई 1992 को नैरोबी जो केन्या है मित्रों, उसमें जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन हुआ था और उसी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के पार्ट को अपनाया गया, इसलिए आज भी इसको 22 मई को ही मनाया जा रहा है। तो 22 मई 1992 में जैव विविधता पर एक सम्मेलन हुआ, उसका नाम था संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन और वो हुआ था आपके नैरोबी केन्या में। इसीलिए मित्रों 22 मई को आज भी विश्व जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा मित्रों, ये उत्तर आ जाता है आपका क्या? केवल 1, 2, 3, मतलब तीनों विकल्प आपके जो है मित्रों ये सही होंगे। ये आपका जबरदस्त और शानदार तरीके से ये क्वेश्चन पूरा हुआ पहला। आओ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हाल ही में चर्चा में रही कौंडिन्य वीणा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। अभी एक वाद्यंत्र चर्चा में रहा मित्रों और ये नया वाद्यंत्र बना है, इसलिए आपके करंट के लिए बहुत गजब का और शानदार सवाल बनेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन को भी परीक्षा में अक्सर पूछा जा रहा है। अब देख लीजिएगा, हाल ही में चर्चा में रही कौंडिन्य वीणा, जिसका संदर्भ में आपको सही विकल्प का चयन करना है। करते हैं भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो मित्रों इसमें तार होते हैं, इसलिए ये एक तत्व वाद्यंत्र माना जाता है। तो ये किस प्रकार का वाद्यंत्र है मित्रों? इसको तंत्री लोक वाद्यंत्र बोल दो या इसको तत्व लोक वाद्यंत्र बोल दो। और ये जो अपने वाद्यंत्र है मित्रों, इसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर अश्विन जो एम दलवी है, उन्होंने आपके कौंडिन्य वीणा नाम का एक वाद्यंत्र है मित्रों, उसकी खोज की। अब उन्होंने किस प्रकार से इसका निर्माण किया? तो उन्होंने अपने 3-4 वाद्यंत्रों का मिश्रण किया। एक तो रबाब नाम का वाद्यंत्र होता है जिसमें 12 तार होते हैं, सरोद वाद्यंत्र होता है जो भी तत्व होता है, सितार भी एक तत्व वाद्यंत्र होता है और इसराज भी एक तत्व वाद्यंत्र होता है। रबाब, सरोज, सितार और इसराज के मिश्रण से उन्होंने अपने कौंडिन्य वीणा जो नाम का वाद्यंत्र मित्रों उसका क्या किया है? तो उसका निर्माण किया है। और ये ऐसा वाद्यंत्र मित्रों जिसकी धुन हमें कैसी प्रतीत होती है? तो अफगानी जो सितार नाम का वाद्यंत्र है मित्रों, उसकी धुन जैसी धुन इसकी बनती है और उस वाद्यंत्र का नाम आपके आता है कौंडिन्य वीणा। तो कौंडिन्य वीणा नाम का वाद्यंत्र अभी करंट में है और ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। इसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर अश्विन एम दलवी के द्वारा खोज की गई। तो यहाँ इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ये भी आपका क्या हो जाता है मित्रों? यहाँ भी आपका आंसर होगा डी ऑप्शन। केवल 1, 2, 3, मतलब यहाँ लिखे गए जो तीनों विकल्प है मित्रों, ये तीनों विकल्प इस प्रश्न के बारे में क्या है मित्रों? सही है। ये आपका प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी एग्जाम में जो है मित्रों बारी बारी से पूछा जाता है। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। 18 मई 2026 को राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने राजस्थान जो विधानसभा है मित्रों इसके 75 वर्ष पूरे हो गए। अब अपने राजस्थान की विधानसभा जिसके 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कितने द्वारों का नामकरण किया गया, अब मैं आपको बताता हूं मित्रों। अभी आपके वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ किशनराव बागड़े। और अभी आपको पता है कि राजस्थान में वर्तमान में कौन सी विधानसभा है मेरे लाल? तो आपको पता है 16वीं विधानसभा है। अब हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि 16वीं विधानसभा में क्या हुआ कि मित्रों अभी 2025 में अपने राजस्थान की विधानसभा को 75 साल पूरे हुए और जो अपनी विधानसभा है मित्रों उस राजस्थान की विधानसभा का जो लोगो है अब उस लोगो में भी परिवर्तन कर दिया गया और विधानसभा का जो लोगो है मित्रों उसमें आपके किसको अंकित किया गया? तो अब इस विधानसभा के लोगों में एक तो राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को और एक राजस्थान का राज्य अपने पशु जो पालतू पशु की श्रेणी में है ऊंट, उसको दर्शाया गया। और यहाँ अपने अगर मैं बात करूँ मित्रों तो कितने द्वारों का नामकरण किया है? तो याद रख लेना मित्रों 13 दरवाजे जो है उनका नामकरण किया गया। तो 13 दरवाजों का नामकरण है इसके अंदर। ये आपका सवाल बनेगा, जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन बनेगा। इसमें ये 13 दरवाजे इस प्रकार से हैं। कर्तव्य द्वार है, फिर उसके अलावा इसमें और भी द्वार है जिनके नाम अपन देखते हैं, शक्ति द्वार, संकल्प द्वार। अब देखो इसमें गजब का प्रश्न यहाँ से बनेगा। ये राजस्थान जो विधानसभा इसमें टोटल जो द्वार है मित्रों गेट उनकी संख्या आ जाती है 13। अब उत्तरी जो द्वार है मित्रों जिसको पीले रंग से अपने पोता गया और उस उत्तरी द्वार का नाम आपके आ जाता है मित्रों कर्तव्य द्वार। अब
कर्तव्य नाम का जो द्वार है ना, इससे कौन कौन एंट्री करेंगे, तो राज्यपाल और स्पीकर और जो सीएम है उन तीनों की एंट्री आपके कौन से गेट से होगी, कर्तव्य द्वार से। तो कर्तव्य द्वार से राज्यपाल, स्पीकर, सीएम। और आपको पता है ना राज्यपाल कौन है, हरिभाऊ किशनराव बागड़े हैं। स्पीकर कौन है, वासुदेव देवनानी है। और सीएम तो आप जानते हो अभी वर्तमान में भजनलाल जी शर्मा है। और दक्षिणी जो द्वार है मित्रों, उसका नाम रखा शक्ति द्वार। अब शक्ति कहाँ से आती है, तो शक्ति जनता से आती है, क्योंकि यहाँ जो विधानसभा में बैठेंगे एमएलए, उन एमएलए को शक्ति कौन देती है, तो जनता देती है। तो जनता प्रवेश करती है, वो शक्ति द्वार आपके कहलाता है। अगर बात करें पश्चिमी जो द्वार है उसका सुशासन द्वार है। और सुशासन यानी गुड गवर्नेंस कौन लाते हैं, तो वहाँ बैठे हुए विधायक लाते हैं। तो विधायक जहाँ से प्रवेश करेंगे उस विधायकों की एंट्री वाला जो गेट होगा उसका नाम रखा गया सुशासन द्वार। और जहाँ जनता प्रवेश करती है उसका नाम रखा शक्ति द्वार। जहाँ राज्यपाल, स्पीकर और सीएम आपके प्रवेश करते हैं उसका नाम है कर्तव्य द्वार, क्योंकि उनका कर्तव्य बनता है कि हम राजस्थान को एक अच्छा राज्य बनाएं। पूर्वी जो द्वार है मित्रों, उसका नाम रखा है संकल्प द्वार। और यहाँ से आपके जो भी अधिकारी वहाँ बैठते हैं उन अधिकारियों के द्वारा इसके अंदर प्रवेश किया जाएगा। और उत्तरी द्वार है जिसकी आकृति मंदिर जैसी प्रतीत होती है और उसका नाम रखा है शौर्य द्वार। यहाँ विशेष व्यक्ति प्रवेश करते हैं। विशेष व्यक्ति का मतलब जानते हो, जैसे मान लो कि किसी राज्य के कोई राज्यपाल का दौरा हुआ, उसको विधानसभा देखने को मौका मिला तो उसे वहाँ से लेके जाएगा। या फिर कोई भी राज्य की कोई भी विधायक या कोई भी अपने सांसद आए हैं तो वो अपने विशेष व्यक्ति में आते जो शौर्य द्वार से प्रवेश करेंगे। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना भाई, बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। मैं फिर बता दूं आपको शानदार तरीके के साथ में, मतलब क्वेश्चन आपका अगर पूछेगा ना तो अपना क्वेश्चन जो है मित्रों, वो अपना क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए। ये दरवाज़ों के नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये शानदार तरीके से आपका जो है मित्रों ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत ही बढ़िया और शानदार लाजवाब क्वेश्चन है आपका, फिर कह रहा हूँ। और इन दरवाज़ों को भी जो है मित्रों आपको याद रखना पड़ेगा शानदार तरीके के साथ में। ये चारों दिशाओं के दरवाजे आप याद कर लो। ये उत्तरी द्वार हो जाएगा, ये आपका दक्षिणी द्वार होगा, ये आपका पूर्वी द्वार हो जाएगा और ये आपका पश्चिमी द्वार हो जाएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ, उत्तरी द्वार का नाम है आपके मंदिर। तो ये मंदिर आपके जो द्वार है इसमें उत्तरी द्वार में इसका नाम रखा गया आपके शौर्य द्वार। और शौर्य जो द्वार है यहाँ से आपके विशेष अधिकारी जो हैं वो प्रवेश करते हैं। पूर्वी द्वार का नाम रखा आपके संकल्प द्वार। और संकल्प जो है वो कौन लेंगे, तो अधिकारी लेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। फिर दक्षिणी द्वार का नाम क्या है, तो शक्ति द्वार। शक्ति द्वार से कौन एंट्री करती है, तो शक्ति जनता से आती है। और यहाँ आपके पश्चिमी जो द्वार है उसका नाम आता है आपके सुशासन द्वार। और इस सुशासन द्वार से आपके कौन एंट्री करेंगे, तो जो भी विधायक हैं वो एमएलए हैं वो इसके अंदर एंट्री करेंगे। ये आपको याद रखना, बहुत ही गजब का और शानदार सवाल आपके इस तरीके से बनेगा। हालांकि देखो तो उत्तरी द्वार में एक कर्तव्य द्वार भी है जो आपके यहाँ से अपने राज्यपाल और स्पीकर, सीएम आदि ये जो है मित्रों ये एंट्री करेंगे। इसके अलावा विधानसभा जो भवन है उसमें खूब सारे बाहरी दरवाजे बने हुए जिनको नाम दिया गया बूंदी दरवाजा, शेखावाटी, वागड़ दरवाजा, हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़, मेरवाड़ा और ढूंढाड़ आदि नामों से उनको समर्पित किया गया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। विधानसभा के 13 गेट हो गए। आओ अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हाल ही में अपने निधन के कारण चर्चा में रहे डॉक्टर एस.आर. मेहता के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसा बंदा जिसको मैं कह सकता हूं कि मेडिसिन के क्षेत्र में गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। उस बंदे ने मेडिसिन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम कमाया। आज 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम आता है डॉक्टर एस.आर. मेहता, जिनका संबंध आपके राजस्थान में सवाई मानसिंह जो अस्पताल आपके जयपुर है उस SMS हॉस्पिटल आपके जयपुर से रहा। अब देख लेते हैं, इनका संबंध SMS हॉस्पिटल जयपुर से रहा है। इन्हें 16 मार्च 1985 में पूर्व राष्ट्रपति जैल सिंह के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। तो पूर्व जो आपके राष्ट्रपति थे मित्रों जैल सिंह, उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया था किसको, डॉक्टर एस.आर. मेहता को। और वो पुरस्कार मिला था उनको 16 मार्च 1985 में। और ये SMS हॉस्पिटल जयपुर से संबंध रखते थे और इन्हें मेडिसिन की दुनिया में गॉडफादर के नाम से जाना जाता है। ये आपके डॉक्टर एस.आर. मेहता जिनका निधन हुआ। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सरकारी ऑप्शन। उपयुक्त सभी जो है मित्रों यहाँ इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। और सवाल आ सकता है डॉक्टर एस.आर. मेहता हाल ही में निधन के कारण चर्चा में रहे, इनका संबंध किस क्षेत्र से रहा, तो चिकित्सा के क्षेत्र में इनका संबंध रहा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 18 से लेकर 24 अक्टूबर 2026 को जापान के आइची और नागोया शहरों में आयोजित एशियन जो पैरा गेम्स हैं
उसमें भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व किस राजस्थानी के द्वारा किया जाएगा। बहुत बढ़िया, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूँ, लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। आपके 18 से 24 अक्टूबर 2026 में जापान के नागोया और आइची नाम के 2 शहर है, उसमें एक प्रतियोगिता प्रस्तावित है और उसका नाम आता है आपके एशियन पैरा गेम्स। उसमें भारतीय तीरंदाजी टीम भी भाग लेगी और उस भारतीय तीरंदाजी टीम का प्रतिनिधित्व राजस्थान का एक बंदा करने जा रहा है। उस राजस्थान के उस बंदे का नाम आता है श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर जो राजस्थान के तीरंदाज है मित्रों, ये आपके राजस्थान के कहाँ से संबंध रखते हैं मित्रों, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बीकानेर से संबंध रखते हैं। स्वाति दुधवाल भी तीरंदाज है जो सीकर की हैं। लिम्बा राम भी पूर्व तीरंदाज रहे जो आपके उदयपुर से हैं। और रजत चौहान जो कि अपन ने पढ़ा था 38वें नंबर के जो नेशनल गेम हुए थे उत्तराखंड में, उसमें रजत चौहान ने गोल्ड मेडल जीता था तीरंदाजी में। और रजत चौहान का संबंध किस जिले से आता है, तो इनका संबंध आपके आ जाता है मित्रों किससे, ये आपके जयपुर से। श्याम सुंदर का संबंध जेवलियन थ्रो से नहीं है मेरे लाल, तीरंदाजी टीम से है। और याद रख लेना, अब मुझे कमेंट करके कौन बताएगा राजस्थान तीरंदाजी जो आपके संघ है उसके अध्यक्ष कौन है, बता दो फटाफट। राजस्थान राज्य तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष बताओ। मैं तो आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और आपको अब तक इस प्रश्न का जो है मित्रों वो रिप्लाई कर देना चाहिए था। शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और क्या इस प्रश्न का आंसर आएगा, कौन बताएगा सबसे पहले, मैं भी तो देखूं देखे किस प्रकार की तैयारी आपकी है। वाह भाई, क्या बात है। XYZ, राकेश, कानू तिवारी, एलोन, खूब सारे साथियों ने इसका आंसर दिया। वेरी गुड, क्या बात है। राजस्थान राज्य तीरंदाजी जो संघ है मित्रों, इसके अध्यक्ष में अगर पूछा जाए, अध्यक्ष का नाम है दीपेंद्र सिंह खंगारोत। और इसके महासचिव है कौन, सुरेंद्र सिंह गुजर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अध्यक्ष का नाम आपके आ जाता है क्या मित्रों, दीपेंद्र सिंह खंगारोत। बढ़िया क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा जो परिषद है, जिसको हम शॉर्ट में RSSSC बोलते हैं, जिसके अंग्रेजी में फुल फॉर्म भी आपको मैं बता देता हूँ, हिंदी तो इसके अंदर लिखी है। यहाँ R का मीनिंग होता है मित्रों, एक तो राजस्थान, एक S लिखा उसका मीनिंग होता है आपके स्टेट, एक S लिखा है उसका मीनिंग होता है आपके स्पोर्ट्स, और C का मीनिंग होता है मित्रों आपके काउंसिल। यानी राजस्थान स्टेट स्पोर्ट जो काउंसिल है, जिसको हम शॉर्ट में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद बोलते हैं। और इसकी स्थापना की बात करूं तो मित्रों याद रख लेना, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की स्थापना मैं आपको पढ़ा चुका हूं कई बार। 1957 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। और इसी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का जो हेडक्वार्टर है मित्रों, इसका मुख्यालय आपके कहाँ पर है, इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। जबकि एक सवाल और आता है मित्रों कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है, इसके संरक्षक कौन होते हैं, तो जो भी राजस्थान में राज्यपाल होंगे वो पदेन राज्यपाल इसके क्या होते हैं मित्रों, संरक्षक होते हैं। याद रख लेना छोरो, तगड़ा क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान में अगर इससे राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के मैं अगर अध्यक्ष की बात करूं तो वो एक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम आता है मित्रों नीरज के पवन, नीरज कुमार पवन। ये आपके इस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के क्या है मित्रों, अध्यक्ष। और अभी हाल ही में एक RS अधिकारी हैं जिनको इस राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में सचिव के पद पर नियुक्त किया गया और उन्होंने अपना जो है मित्रों पदभार है वो 1 सप्ताह बाद अपने ग्रहण किया। उनका नाम आता है आपके मित्रों राजकेश मीणा। राजकेश मीणा इससे पहले अपने जहाजपुर जो बिलवाड़ा में स्थान पड़ता है वहाँ के SDO लगे हुए थे, SDM। और अब वर्तमान में राजकेश मीणा को राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल जो है मित्रों उसके सचिव के रूप में जिम्मेदारी सौंपी है। ये आपका प्रश्न होगा, शानदार प्रश्न था और A उत्तर आएगा इसका। अगला देखते हैं, युवाओं और आमजन में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के निर्देश अनुसार 24 मई 2026 को राजस्थान में कौन से महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। अब युवाओं में आजकल क्या मोटापा बढ़ता जा रहा है और फिटनेस कम होती जा रही है, हम आलसी हो गए। तो फिटनेस के प्रति अगर जागरूकता बढ़ानी है तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय जो है मित्रों, आपको पता है ये मंत्रालय किसके पास है, तो अनुराग ठाकुर के पास है डिपार्टमेंट। और ये अनुराग जो ठाकुर है मित्रों, इनके पास में डिपार्टमेंट है। जबकि राजस्थान में डिपार्टमेंट किसके पास है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के पास। अब 24 मई 2026 को राजस्थान में कहा गया कि अगर आपको फिटनेस रहना है और आपको जागरूकता बढ़ानी
चलानी है तो आप एक काम करो, साइकिल का कार्यक्रम चलाओ। और सेंड ऑफ साइकिल जो महाअभियान है मित्रों, ये अपने राजस्थान में चलाया जाएगा और ये अभियान कल चलेगा 24 मई को। ये युवाओं को फिटनेस के प्रति अपने बढ़ावा देने के लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो मित्रों आपको पता होगा, अभी कुछ दिनों पहले अपने न्यूज आई थी कि अपने जयपुर जो पुलिस है वो गश्त कर रही थी और जयपुर पुलिस ने भी क्या किया था, ईंधन का बचाव करने के लिए साइकिल पर ही उन्होंने अपनी रैलियां निकाली थी और साइकिल से ही उन्होंने गश्त सेवा को प्रारंभ किया था। तो इस तरीके से सेंड ऑफ साइकिल जो महाअभियान है मित्रों, ये भी राजस्थान में प्रारंभ होगा। कब? 24 मई को, ध्यान रखना। अगला सवाल देखते हैं। जनगणना जो संचालन है 2026, इसके अंतर्गत संचालित स्वगणना अभियान में किस जिले ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया? अब मित्रों आपको पता है कि अपने जनगणना 2027 के आंकड़े भी अपने चालू हो गए हैं और ये मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। ये आपके जो जनगणना आपके जो है मित्रों 2027 में इसके आंकड़े आएंगे अपने पास। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जनगणना जो 2027 है, इसमें जो पहला चरण आपका जो पहला जो चरण आपका प्रारंभ हुआ है मित्रों, वो पहला चरण आपके कैसा होगा? तो स्वगणना का होगा। मतलब आप स्वयं उसकी गणना करें हेलो ऐप में जाकर। और ये आपको पता है 1 से लेकर 15 मई 2026 तक चला। अब 1 से लेकर 15 मई 2026 तक इसका आयोजन हुआ। फिर 16 मई से लेकर आपके जून तक अपने जो है मित्रों वो चलेगा मकान सूची का कार्यक्रम। अब इसमें जो किस जिले ने पहला अपने जो है मित्रों उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पहला स्थान प्राप्त किया है, वो जिला आपका आ जाता है मित्रों कौन सा? जयपुर। तो जयपुर ने सबसे बेस्ट काम किया है। और जनगणना संचालन में अगर देखो तो राज्य की कुल स्वगणना उपलब्धि में जयपुर की जिले की लगभग 22% जो भागीदारी है मित्रों वो हमें देखने को मिली है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना पड़ेगा। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और मैं तो कह रहा हूँ लगाओ, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के सवालों को तो एग्जाम भी ट्रेंड करता है और एग्जाम में भी इस तरीके के सवालों को जो है मित्रों अक्सर परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे मित्रों। नीति आयोग में आपको कई बार पढ़ा चुका हूं और आपको बताया था कि नीति आयोग एक ऐसा आयोग है जिसको योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। और ये नीति आयोग आपका कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। और अभी मैंने करंट में ही पढ़ाया था इसको। इसकी सीईओ किसको बनाया गया? निधि छिब्बर को पढ़ा था अपन ने। तो इस तरीके से अपन ये पढ़ चुके हैं नीति आयोग। अब इस नीति आयोग ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है और वो नीति आयोग अपने कौन सी रिपोर्ट जारी कर रहा? स्कूल एजुकेशन जो सिस्टम इन इंडिया है, ट्यूटोरियल जो एनालिसिस एंड पॉलिसी जो रोड मैप है फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट 2026, इसमें राजस्थान के शाला स्वास्थ्य परीक्षण जो अभियान है एवं मुख्यमंत्री जो शिक्षित राजस्थान अभियान है मित्रों, इसमें AI आधारित मूल्यांकन प्रणाली को बढ़ावा मिला। इसके लिए कौन से कार्यक्रम को शुरू किया गया? तो इसमें ध्यान रख लेना, गुड स्टेट जो प्रैक्टिस है मित्रों, ये आपके जो है मित्रों इसको लॉन्च किया गया ताकि AI के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब राजस्थान की जो स्कूल एजुकेशन है उसके बारे में पूरी जानकारी पता लगाया जा सके। और वो जो 2 अभियान आपके राजस्थान में चल रहे हैं ना, एक तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम चल रहा है और एक मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। इन दोनों का AI मूल्यांकन होगा किसके माध्यम से? गुड स्टेट प्रैक्टिस के माध्यम से। अब ये गुड स्टेट प्रैक्टिस होती क्या है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। प्रशासन और नीति आयोग की जो शब्दावली में गुड स्टेट प्रैक्टिस है मित्रों, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी राज्य सरकार के द्वारा जन कल्याण, शिक्षा और स्वास्थ्य या तकनीकी के क्षेत्र में जो लागू किए गए सर्वोत्तम और जो सफल नवाचार है मित्रों, जिन्हें पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल माना जाता है। ये आपके गुड प्रैक्टिस जो है मित्रों, ये गुड स्टेट प्रैक्टिस आपके नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस तरीके से आपके ये जबरदस्त और शानदार प्रश्न पूरे हुए और आज का अपने करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन लेंगे, उसको पढ़ते हैं। संशोधित एक जिला एक उत्पाद नीति 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मैंने आपको कई बार पढ़ाया मित्रों कि राजस्थान सरकार ने एक जिला एक कार्यक्रम जो है मित्रों इसे लॉन्च किया था आपके 17 दिसंबर 2024 में। और इसमें राजस्थान सरकार अपने कितने पैसे खर्च करेगी? तो 550 करोड़ रुपए जो है मित्रों इसके अंदर व्यय किए जाएंगे। ये भी क्वेश्चन अपन ने जो है मित्रों पढ़ा था और आपको पता है इसके अंदर अपने जो स्टेटमेंट लिखे वो आपको देखना है। अब जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है मित्रों, उससे जुड़े हुए जो उद्योग है उनको विस्तार मिलेगा और अब उनको मार्जिन मनी के तहत क्या मिलेगा मित्रों? अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने जो राज्य का बजट पेश किया अपने 2026 वाला, उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट इकाइयों के विस्तार के लिए मार्जिन मनी देने की क्या की है मित्रों? घोषणा की। ये वाली बात भी सही है। संशोधन जो पश्चात इस नीति के तहत विस्तार करने वाली जो माइक्रो आपके यूनिट होगी, सूक्ष्म इकाई,
उनको 20 लाख रुपए मिलेंगे अनुदान के रूप में, और लघु श्रेणी जो इकाई होगी उसको 15 लाख रुपए तक का मार्जिन मनी जो अनुदान है मित्रों वो मिल सकेगा। तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट तो सही है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट नीति के तहत अब निजी संस्थानों के माध्यम से तकनीकी जो अपग्रेडेशन कर सकेंगे और इसके लिए 10 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। तो यहाँ 10 लाख नहीं मित्रों, इसमें निजी क्षेत्र में जो तकनीकी अपने अनुसंधान के लिए जो है मित्रों वो कितना अनुदान मिलेगा, तो यहाँ 10 लाख नहीं आपके 5 लाख मिलेंगे। तो ये आपका चौथा विकल्प गलत है, बाकी पहला और दूसरा और तीसरा सही है। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा मित्रों केवल 1, 2, 3। तो 1, 2 और 3 जो है मित्रों वो इस प्रश्न का आपका सही आंसर हो जाएगा मेरे लाल। और इस तरीके से आपका ये ज़बरदस्त कंटेंट का सेशन पूरा हुआ और करंट के जितने भी टॉप 10 सवाल थे मित्रों ये मैंने आपको शानदार तरीके से करवा दिए। अब मैं आपको एक जानकारी दूँ छोटी सी, फिर हम बात करेंगे विजय सीरीज के सवाल। हाल ही में 2026 में मित्रों इन एग्ज़ाम्स पर फोकस किया जा रहा है। सीईटी का एग्ज़ाम है, एलडीसी का है, पीटीआई का है, कंप्यूटर अनुदेशक एग्ज़ाम है, वनपाल एग्ज़ाम है, टीचर्स एग्ज़ाम है। इस प्रकार के जो है मित्रों एग्ज़ाम जो भी हैं उन भर्तियों को ध्यान में रखते हुए मित्रों मैं आपके लिए एक शानदार एक दक्ष बैच लेकर आया हूँ। दक्ष एक ऐसा बैच है जो आपके एमसीक्यू पीवाईक्यू बैच पर आधारित है। टोटल इसमें 2500 क्वेश्चन है और 1600 से ज़्यादा क्वेश्चन कल्चर के मिलेंगे इसके अंदर, और आपके करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है मित्रों वो आपके इसमें 800 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी बात करूं तो इस बैच के अंदर आपको राजस्थान कला संस्कृति की मित्रों थ्योरी क्लास भी मिलेगी, और वो थ्योरी क्लास जो है आपके लगभग 160-170 घंटे से प्लस आपकी जो है मित्रों वो क्लास भी आपको इसके अंदर मिलेंगी। दक्ष एक ऐसा बैच है जो एक शानदार कंटेंट के साथ में आपको दिया जा रहा है, और ओनली आप इसको दक्ष बैच को 51 रुपये के अंदर जो है मित्रों वो परचेज कर सकते हो। और राजस्थान कल्चर को और करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज शानदार तरीके के साथ में ज़बरदस्त बना सकते हो मात्र 51 रुपये के बैच में। उस बैच का नाम आपके आ जाता है मित्रों क्या, उस बैच का नाम आ जाता है दक्ष बैच। एलडीसी वाले, कंप्यूटर निदेशक वाले कोई भी इस बैच को परचेज कर सकते हो। ये आपके राजस्थान जीके के 2 सब्जेक्ट मजबूत करेगा। अब आओ आप विजय सीरीज के शानदार प्रश्नों की तरफ, और यहाँ पढ़ेंगे हम बेहतरीन सवाल और आप मुझे रिप्लाई करके बताओगे इनका क्या आंसर होगा। महाराणा उदय सिंह, राणा सांगा, महाराणा कुंभा और महाराणा मोकल आदि को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। बताओ भाई। पहला ही शानदार क्वेश्चन है आपका। आजकल के ऐसे सवाल आ रहे हैं और गजब का सेशन आपके बीच में चल ही रहा है। एक बार क्लास को जरूर लाइक और शेयर कर दे। बता दो मित्रों, शानदार प्रश्न है, क्या होगा इसका कालक्रम। उदय सिंह, सांगा, कुंभा, मोकल आदि को कालक्रम के अनुसार जमाना। देखो मित्रों, उदय सिंह का शासनकाल देखें तो 1540 से 72 तक रहा। अगर मैं राणा सांगा की बात करूं तो राणा सांगा का शासनकाल जो है मित्रों आपके बताना है मुझे कमेंट करके इसका क्या है। कुंभा का शासनकाल तो आपके 1433 से 68 रहा मित्रों, ये तो अपन को पता है। और राणा मोकल की अगर मैं बात करूं तो राणा मोकल का जो आपके शासनकाल है मित्रों ये 1421 से लेकर आपके 33 तक रहा। अब मेवाड़ के शासक राणा सांगा का जो शासनकाल है मित्रों ये आपको पता होना चाहिए ये कब तक रहा था। तो अपन जानते हैं कि ये जो अपने राणा सांगा ये उदय सिंह से पहले रहे। अब उदय सिंह से पहले ही रहे तो इनका शासनकाल पहले आएगा कालक्रम। अब देख लेते हैं इसमें, अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले मित्रों आपके राणा मोकल आएगा, मोकल के बाद में आपके कुंभा आएगा, फिर आपके राणा सांगा का नाम और फिर आपके उदय सिंह का नाम आएगा। तो इस तरीके से 4, 3, 2, 1 जो है मित्रों इस प्रश्न का उत्तर होगा। और ये शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से अपना पूरा हो जाएगा। 1508 से लेकर 1527 रहा। अच्छा, 1508 या 1509 से रहा है मित्रों, तो 9 से लेकर 1527 के बीच में ये कार्यकाल रहा, ये याद रख लेना। अगला सवाल देखो, अबुल फजल ने किस युद्ध को अपने खमनोर का युद्ध कहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों। ये अबुल फजल आप जानते हो कौन है, तो ये अकबर का दरबारी विद्वान था मित्रों, और इसी बंदे ने अकबर के दरबार में रहते हुए एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम भी आपको पता होना चाहिए, और उसका नाम आता है मित्रों आपके अकबरनामा। इस किताब को एक नाम से और जाना जाता, और इसी किताब को आपके क्या कहते हैं मित्रों, आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता। तो आईने अकबरी और अकबरनामा जो पुस्तक है मित्रों ये आपके अबुल फजल की पुस्तक है, जो आप ध्यान रख लेना। शानदार क्वेश्चन। और इसने किस युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा था मित्रों, तो ये खमनोर का युद्ध किस युद्ध को कह रहा है, हल्दी घाटी युद्ध को। और आपको पता होना चाहिए हल्दी घाटी का जो युद्ध है मित्रों ये आपके 18 जून
1576 में लड़ा गया महाराणा प्रताप और अकबर की मुगल सेना के बीच में। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखना। और इसी हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने तो मेवाड़ की थर्मोपली कहा। आदर्श श्री लाल वास्तव ने इसको बादशाह बाग का युद्ध बताया। और अब्दुल कादिर जो बदायूनी है उसने इस हल्दी घाटी युद्ध को आपके गोगुंदा का युद्ध कहा था। इस तरीके से ये हल्दी घाटी के 3-4 सवाल बनते जो मैंने आपको पढ़ा दिए। आओ मित्रों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राती घाटी का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध, सारंगपुर या मालवा का युद्ध और तराइन का पहला युद्ध आदि को काल क्रम में व्यवस्थित करें। शानदार क्वेश्चन है। आपको पता राजस्थान के बीकानेर जिले का पुराना नाम क्या था? तो राती घाटी था। और राती घाटी भी नाम आता है, जांगल प्रदेश भी नाम मिलता है। अब राती घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो मित्रों आपको पता होना चाहिए, ये 1534 में लड़ा गया था। राती घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? तो एक तो बीकानेर का शासक था राव जैत सिंह और एक हुमायूं का भाई था कामरान। राव जैत सिंह ने इस युद्ध में किसको हराया था? कामरान को हराया था। उस युद्ध का नाम आता है आपके राती घाटी का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध मित्रों आपको पता होना चाहिए, ये युद्ध लड़ा गया आपके कब? 5 जनवरी 1544 में लड़ा गया। मारवाड़ का एक शासक था मालदेव और उस पर दिल्ली के आक्रमणकारी ने आक्रमण किया था, उसका नाम था शेरशाह सूरी। और मालदेव के 2 सेनापति थे, इसके अंदर लड़े थे, जेता और कुंपा, वो भी आपको पता होना चाहिए। और इस गिरी सुमेल के युद्ध को आपके जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। सारंगपुर या मालवा का युद्ध आपको पता होना चाहिए, 1437 में लड़ा गया। और ये युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मेवाड़ के शासक थे कुंभा और मालवा के सुल्तान थे महमूद खिलजी फर्स्ट। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को इस युद्ध में कुंभा ने हराया था। और इसी युद्ध को जीतने के बाद में कुंभा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 9 मंजिला इमारत के रूप में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है, ये भी याद रखना। और अब यह है तराइन का पहला युद्ध। तो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। और आपको पता किसके बीच लड़ा गया? तो तराइन का जो पहला युद्ध है मित्रों, ये आपके मोहम्मद गौरी और अपने अजमेर के एक चौहान शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, दोनों के बीच लड़ा गया। और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। ये तराइन का पहला युद्ध है। अब इसको कालक्रम में जमाना था तो सबसे पहले 1191 वाला समय आएगा, फिर उसके बाद में आपका समय आएगा कौन सा? ये 1437 वाला, तो तीसरा ऑप्शन है। फिर आपका यहाँ 1534 आएगा तो पहला ऑप्शन है। और फिर आपका आएगा 1544 दूसरा ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा 4, 3, 1, 2, बिल्कुल एकदम सही आंसर है। आओ अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता है जिससे अपने दुर्गीकरण के अवशेष हमें प्राप्त हुए? उस सभ्यता का नाम बताओ। यानी ऐसी सभ्यता जिसे दुर्ग के अवशेष प्राप्त हुए हैं और वो दुर्गीकरण के अवशेष प्राप्त हुए, वो सभ्यता आपकी आ जाती है कौन मित्रों? उसका नाम आता है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता अपने हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के किनारे डेवलप हुई थी। और 1951-52 के समय में 52-53 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। बीके थापर बीबी लाल ने उत्खनन किया। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी आपको जो है मित्रों पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। गरासिया, भील, सहरिया, डामोर आदि जनजातियों को उनके मुखिया के साथ में सही सम्मिलित करें। बढ़िया सवाल है मित्रों। राजस्थान की कुछ जनजाति विशेष है जिनके मुखिया को अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और वह आपको पता भी होना चाहिए। किसके मुखिया को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। बताओ देखें, गरासियों का मुखिया क्या कहलाता है? तो गरासियों का जो मुखिया है मित्रों उसको आपके एक नाम से जाना जाता और उसको कहते हैं आपके सहेलोद। भीलों का भी बताऊंगा। सहरिया जनजाति का जो मुखिया है मित्रों ये कोतवाल कहलाता है। और कोतवाल क्या काम करता है? तो नगर के प्रशासन को संभालता है। डामोर जनजाति का जो मुखिया है मित्रों इसको आपके किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अपन क्या कहते हैं मित्रों? मुखी कहते हैं। अब भील जनजाति के मुखिया का बात अगर अपन करें तो मैं लिखता हूँ, भीलों में ये सीन होता है, 2 तरह के मुखिया होते हैं। अगर भील जनजाति में अगर आपसे मित्रों केवल सिंगल गांव का मुखिया पूछा जा रहा है ना, तो सिंगल गांव यानी एक गांव का जो मुखिया है मित्रों उसको तो भील जनजाति में एक नाम से जाना जाता और उसे तो कहता है आपके पालवी या तदवी। लेकिन मित्रों भील जनजाति में जितने भी भीलों के गांव हैं और उन सभी अगर गांवों का मुखिया पूछे तो उसको कहते हैं आपके क्या मित्रों? गमेती। तो भीलों में सभी गांवों का मुखिया जो है मित्रों वो आपके गमेती कहलाता है। जबकि एक गांव का जो मुखिया है मित्रों उसके नाम से जाना जाता है उसे पालवी या तदवी। गरासियों का मुखिया सहेलोत है, शहरियों का मुखिया कोतवाल है और डामोर का मुखिया कौन है? मुखी। ऐसे मीणा जनजाति जो है मित्रों इसका मुखिया अगर पूछे तो मीणा जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है?
पटेल कहलाता है। और एक आपकी विशेष प्रकार की जनजाति और एक कथोड़ी, उस कथोड़ी जनजाति का जो मुखिया होता है उसका नाम आता है नायक। और गाना सुना होगा तुमने, मैं नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। ठीक है मेरे लाल, ये इस तरीके से आपके 4-5 सवाल ये जोरदार थे, इनको भी याद रखना, अक्सर परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में किस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? कितनी बार परीक्षा में आया है ये सवाल, और शानदार तरीके के सवाल है। इस तरीके के सवाल एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। खजुराहो के 4 सवाल बनते हैं। राजस्थान का खजुराहो आपको पता है मित्रों किस मंदिर को कहते हैं? तो आप ध्यान रख लेना भाई, सोमेश्वर महादेव मंदिर है आपके। और ये सोमेश्वर महादेव जो मंदिर है आपके कहाँ पर स्थित है? किराडू में। किराडू जो स्थान है मित्रों ये बाड़मेर में पड़ता है, जिसका पुराना नाम किरातकूप आता है। और ये सोमेश्वर जो महादेव मंदिर है मित्रों, ये टोटल कितने मंदिरों का समूह है? तो ये भी 5 मंदिरों का समूह है। तो 5 मंदिरों का एक ग्रुप है, और इसे राजस्थान का क्या कहते हैं मित्रों? खजुराहो। लेकिन मित्रों सवाल ऐसा आ जाए तो फिर आप क्या करोगे? क्वेश्चन बहुत गजब का पूछे जाए, राजस्थान में मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? अब राजस्थान में अगर आपसे मिनी खजुराहो पूछे, मिनी का मतलब छोटा, या फिर आपसे ऐसा सवाल बना के पूछे, उसे राजस्थान का हाड़ौती का खजुराहो भी कहते हैं। तो राजस्थान का मिनी खजुराहो या हाड़ौती का अपने खजुराहो अगर पूछे तो मेरे लाल आपके इस प्रश्न का जो उत्तर होगा फिर उसका आंसर क्या होगा? बंड देवराज शिव मंदिर। और ये भी आपको कई बार अक्सर अपन ने पढ़ाया है। बंड देवराज शिव मंदिर है मित्रों, ये आपके कहाँ पर स्थित है? रामगढ़ 12 में। बंड देवराज शिव मंदिर आपके हो जाएगा रामगढ़ में। रामगढ़ की लोकेशन आपके आ जाती है मित्रों 12। और याद रख लेना भाई, पटवार 2025 में सवाल आया, बंड देवराज जो शिव मंदिर है इसका निर्माता कौन है? तो मलई वर्मा। ये क्वेश्चन आपको याद रखना। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए दे रहा हूँ। एक तो मेवाड़ का खजुराहो किसको कहते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ वागड़ का खजुराहो किसको कहते हैं। ये 2 क्वेश्चन आप बता देना, बाकी 2 क्वेश्चन मैंने बता दिए खजुराहो के, याद रख लेना। अगला सवाल देखते हैं। कुंडेश्वर महादेव मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर और झारखंड महादेव मंदिर, समेलिया महादेव मंदिर, उन मंदिरों को उनकी स्थिति के साथ में सम्मिलित करें। बहुत बढ़िया सवाल है। अब मित्रों ये समेलिया महादेव मंदिर तो मैंने आपको काफ़ी करंट में पढ़ाया है, और ये तो आपके कूरज नामक स्थान पर है राजसमंद में, जहाँ आपको पता है ना समेलिया महादेव अपने पशु मेला जो है मित्रों उसका आयोजन किया जाता है। ये क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया था। दूसरी बात ये मैंने आपको पढ़ाया मित्रों झारखंड महादेव मंदिर, ये आपके जयपुर में, इसको भी करंट में पढ़ाया। कैसे पढ़ाया बताऊं? सोमनाथ जो महादेव मंदिर जो गुजरात का है, उसके 75 साल पूरे हुए आज़ादी के, उसका स्वाभिमान जो पर्व है वो मनाया गया था राज्य स्तरीय। कहाँ पर? झारखंड महादेव मंदिर जयपुर में। तो 2 तो करंट में थे। एक अभी मैंने आपको पढ़ाया सोमेश्वर महादेव मंदिर, जिसको राजस्थान का क्या कहते हैं? खजुराहो। और ये मंदिर आपके किराडू में है। किराडू की लोकेशन आती है आपके बाड़मेर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। कल मैंने जो शाम को 4 बजे राजस्थान हिस्ट्री की सवाल की क्लास पढ़ाई थी, अभ्यास बेच की, उसी में पढ़ाया है कुंडेश्वर महादेव मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? तो कुंडेश्वर महादेव मंदिर की लोकेशन आपके आ जाती है कहाँ पर? उदयपुर में। ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। शानदार जबरदस्त आपके सवाल है। अब मैं आपको सवाल दे के जा रहा हूँ, इस सवाल का जरूर रिप्लाई करना। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि राजस्थान में अंधेरी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, छोड़ो, ये आप बताना मुझे। और फिर मैं एक और नाम दे देता हूँ और एक मंदिर और पूछ लेता हूँ। एक और आप बताना जूना पत्रसर मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जूना पत्रसर मंदिर और अंधेरी माता मंदिर, इन दोनों की लोकेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, अगर याद आता है तो। शानदार जबरदस्त क्वेश्चन। अगला देख लो भाई, राजस्थान में मौर्यकालीन जो मंदिर है मित्रों उनके उदाहरण बताइए। मौर्यकालीन मंदिरों में एक तो आपको मित्रों नौ भरतपुर ध्यान रखना पड़ेगा। नौ नाम का स्थान है भरतपुर। यहाँ से आपके मौर्यकालीन हमें एक मूर्ति मिली, उसका नाम आता है जाग बाबा यक्ष बाबा की मूर्ति। तो जाग बाबा जो आपके यक्ष बाबा है मित्रों, उनकी जो मूर्ति है ये आपके कहाँ से प्राप्त हुई है? तो याद रख लेना मित्रों, ये हमें नौ भरतपुर से मिली। एक मौर्य काल में देखा जाए तो एक मंदिर आपके बैराट से प्राप्त हुआ, और बैराट जो कि पहले जयपुर में था, आज कोटपुतली बहरोड में है। यहाँ बौद्ध धर्म का गोल चैत्य प्राप्त हुआ, ये भी मौर्य कालीन मंदिर है। तो बौद्ध धर्म का गोल चैत्य अगर आपसे पूछे मित्रों तो ये आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है? चैत्य का मतलब भी मंदिर होता है, और ये हमें कहाँ से मिला है? बैराट से। इसको भी ध्यान रखना। इसी में अगर उदाहरण देखें तो एक आपके नगरी स्थान पड़ता है चित्तौड़ में, जिसकी राजधानी आपके माध्यमिका हुआ करती थी। इस नगरी चित्तौड़गढ़ से मित्रों हमें मौर्यकालीन एक मंदिर मिला,
और उसका नाम आता है आपके बिना छत वाला वैष्णो मंदिर। तो बिना छत वाला वैष्णो मंदिर अगर आपसे पूछे मित्रों तो आप याद रख लेना भाई, वो आपके कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो आपके मिला है कहाँ से, याद रख लेना नगरी चित्तौड़ से। और एक मौर्यकालीन प्रतिमा और मिली भगवान शिव की प्रतिमा, उस प्रतिमा का नाम आता है नांद प्रतिमा, जो आपके कहाँ से प्राप्त हुई है, पुष्कर से। और पुष्कर आपका पड़ता है मित्रों अजमेर में। ये आपके रहे शानदार सवाल। मैं कह रहा हूँ अगर ऐसे सवाल परीक्षा में आने लग गए तो मज़ा आ जाएगा। वही कर पाएगा जिसकी तैयारी में दम होगा। और तैयारी भी कैसी होनी चाहिए, तो डीप तैयारी होनी चाहिए। गए वो जमाने जिसमें पूछा जाता था फलाना मंदिर किस में है, कहाँ स्थित है। अब तो सवाल ऐसे पूछेगा जो आपको देखना पड़ेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा और तगड़े से तगड़ा कंटेंट बनना पड़ेगा, तभी अपन ऐसे सवालों को कर पाएंगे। अन्यथा सवाल फिर छोड़ोगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर दोष किसको देंगे, या तो कोचिंग को या मास्टरों को। इसलिए मैं तो एक ही बात बोलूँगा, सिलेक्शन अपना है तो मेहनत भी अपनी होनी चाहिए। अपने ऊपर पढ़ो, आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, तब मजा आएगा। आओ अगले प्रश्न पर बात करते हैं। राजस्थान का एकमात्र लोक नृत्य बताइएगा मित्रों जिसमें घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता है। एकमात्र ऐसा डांस है राजस्थान का जिसके अंदर घरेलू कार्यों का प्रदर्शन होता है, उस डांस का नाम क्या आता है? तो एकमात्र उस नृत्य का नाम क्या है मित्रों? तेरह ताली नृत्य है। और आपने देखा होगा तेरह ताली एक ऐसा नृत्य जो 13 मंजीरें बांधकर किया जाता है। और किसकी आराधना में होता है? तो अपने राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है मित्रों, उनका नाम आता है रामदेव जी। तो रामदेव जी महाराज की आराधना में 13 ताली नाम का एक नृत्य होता है। ध्यान रख लेना छोरों, 13 ताली एक ऐसा नृत्य जिसको कौन करती है? तो कामड़िया नायक जाति की महिलाएं करती हैं। कामड़िया नायक जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली जो नृत्य है मित्रों, इसे किया जाता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको ध्यान होना चाहिए, शानदार और ज़बरदस्त क्वेश्चन आपका ये होगा। 13 ताली एक ऐसा नृत्य है जिसमें कुछ फेमस डांसरों के नाम हैं, जैसे एक मांगी बाई हो गई, और एक आपको डांसर के नाम पूछेगा तो ये लक्ष्मण दास कामड़ का नाम आता है। हालांकि 2 महिला डांसर और हैं, एक का नाम मोहिनी बाई है, एक का नारायणी बाई, वो भी याद रख लेना। और ये 13 ताली जो नृत्य है ज़मीन पर बैठकर किया जाता है। 13 मंजीरें बांधते हैं, 9 मंजीरें दाएं पैर पर, 2 हाथों में 2 कोहनी पर, इस तरीके से टोटल 13 मंजीरें होते हैं। अगला सवाल, सुंदर सिंह गुर्जर, दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, कृष्णा नागर, मोना अग्रवाल आदि खिलाड़ियों को उनके खेल के साथ में सम्मिलित करें। ये ऐसा सवाल है जिसको तो मैं करंट में पढ़ाता हूँ, पर स्टैटिक जीके के अकॉर्डिंग ऐसे सवालों को भी आजकल जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब तुम्हें पता है कि सुंदर सिंह जो गुर्जर है मित्रों, इनका संबंध आपके करौली डिस्ट्रिक्ट से आता है। और ये बंदा किस खेल का खिलाड़ी है? तो ये बाला फेंक का प्लेयर है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। फिर आपके दिव्य कीर्ति सिंह राठौर, जिनका जन्म आपके नागौर में हुआ और अभी वर्तमान में जयपुर की मूल निवासी है, और इनका संबंध आपके किस गेम से आता है? तो इनका संबंध आपके हो जाएगा घुड़सवारी से। अगर मैं बात करूं कृष्णा नागर की, तो इस बंदे का संबंध जयपुर से है। और ये किसका खिलाड़ी है? तो याद रखिएगा मित्रों, कृष्णा नागर आपके पैरा बैडमिंटन प्लेयर है। ये भी क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। और अगर हम बात करें किसकी, मोना अग्रवाल की, तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। मोना आपके जयपुर की रहने वाली, और मोना अग्रवाल का जो खेल होगा मित्रों वो हो जाएगा पैराशूटिंग। और कल परसों करंट में पढ़ाया था मोना अग्रवाल, जिसको राजस्थान सरकार ने फिजिकल एजुकेशन जो प्रोफेसर है, शारीरिक जो शिक्षक आपके जो मित्रों अपने जो हैं जो प्रोफेसर हैं प्राध्यापक, उसके पद पर नियुक्त किया। किसको? मोना अग्रवाल को। ये आपके सारे खिलाड़ियों को सम्मिलित कर दिया। अभ्यास बैच के लिए डेमो क्लासेज अभी आपकी चल रही है और वो यूट्यूब पे आ रही है। राजस्थान जीके का एक कॉम्बो बैच जिसमें राजस्थान हिस्ट्री की मेवाड़ रियासत का गुहिल वंश चल रहा है। 2 क्लास में ले चुका हूँ और आज इसकी जो क्लास नंबर 3 है मित्रों वो आज आपके लाइव आएगी। क्लास नंबर 3 जो है मित्रों ये लाइव क्लास आने वाली है। और ये लाइव क्लास जो है मित्रों ये वाली क्लास आज भी आपके यूट्यूब चैनल पर आएगी। तो यूट्यूब चैनल पर ही इस क्लास को मैं आज पढ़ाऊँगा। और इसका जो आपके लाइव क्लास का जो समय होगा मित्रों ये आपको मैं बता देता हूँ। और ये समय आपके रहने वाला है कितनी बजे का? 4 बजे का। शानदार 1 घंटे की क्लास होगी। पिछली 2 क्लासें मैंने ली है, उनको भी पढ़ना। और एक शानदार कंटेंट के साथ में न्यू पैटर्न जो बदलता पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। और शानदार कथन कारण कालक्रम वाले सवाल जो हैं वो आपको इसमें पढ़ाने वाला हूँ। एक और बात आपको बता देता हूँ कि जो भी कोई साथी अपने राजस्थान जीके को बेस्ट बनाना चाहता है, इस राजस्थान जीके के लिए इस कॉम्बो बैच को जरूर परचेज करें।
और शानदार कंटेंट के साथ में आप पढ़ें। 151 रुपये आपके खर्च हो सकते हैं, लेकिन आपका भाई दुर्गेश आपसे वादा कर रहा है कि अगर आप 151 रुपये खर्च करोगे तो आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लगेंगे। ये आपसे वादा है मेरा। एक बार आप इसका कंटेंट देखो, आपको अच्छा लगे तो ही आप इसको परचेज करो, अन्यथा आप पर कोई ऐसा दबाव नहीं है कि आप इसको ले ही लें। ठीक है मित्रों। और ये राजस्थान हिस्ट्री का पोर्शन जिसमें मॉडर्न आपको अभिषेक सर पढ़ाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री का पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा, पूरी कल्चर भी इसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा, राजस्थान ज्योग्राफी का पूरा पोर्शन मोहन सर पढ़ाएंगे। इस तरीके से ये 6 से 8 हज़ार प्रश्नों का MCQ बैच है, शानदार कंटेंट वाला बैच है जो आप ले सकते हो मात्र 151 रुपये में। हमारे दिव्य दृष्टि क्लासेज के एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट में जाकर इस अभ्यास बैच को परचेज कर लें। शानदार तरीके के साथ में ये आपको अभ्यास बैच मिलेगा। ये आपका आज का सेशन पूरा हुआ मित्रों। मिलते हैं आज शाम 4 बजे आप सभी के साथ गुहिल वंश की तीसरी क्लास में। और जो भी इस तरीके के कथन काल क्रम वाले सवालों को अगर टेस्ट के रूप में तैयार करना चाहता है तो हमारी इस कॉम्बो टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकता, जिसमें हिस्ट्री, जिसमें कल्चर, जिसमें करंट अफेयर्स, 3 सब्जेक्ट के खूब सारे क्वेश्चन है, 5000 से ज़्यादा। वो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी मात्र 51 रुपये की। 51 रुपये की इस टेस्ट सीरीज को भी आप परचेज कर सकते हो शानदार कंटेंट के साथ में। और अब आज की सेशन को मैं यहीं विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। खम्मा गणी, राम राम सा। मिलते हैं 4 बजे। थैंक यू।